Hello students, welcome to my channel Simplified Social Science. Now I am coming to Unit 4, Part 4 of this chapter. Factories come up. इंडिया की बात कर रहे हैं. मैंने आपको लास्ट उसमें भी बताया था. वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया. फर्स्ट कॉटन मिल इन बॉम्बे केम अप इन 1854 एंड प्रोडक्शन 2 साल बाद स्टार्ट हुई थी. 1862 में 4 मिल्स जो है वो स्टार्ट हुई थी. अराउंड द सेम टाइम जूट मिल्स बंगाल में स्टार्ट हुई थी अलोंग रिवर हुगली. सबसे पहली 1855 में स्टार्ट हुई थी. नॉर्थ इंडिया में कानपुर में ये सारी मिल स्टार्ट हुई थी. ये फर्स्ट पैरा से आपको कुछ लर्न करने की जरूरत नहीं है. बस आप ये लर्न कर लीजिएगा. फर्स्ट कॉटन मिल इन बॉम्बे केम अप इन 1854. आप इतना लर्न कर लीजिएगा. ओके, बाकी ये केवल रीड करने के लिए हैं. आपको इसमें से कोई यूनिट ऐसे लर्न करने की जरूरत नहीं है. सो इट वॉज कि ये आप देखिए इस तरीके से ये मिल स्टार्ट हुई थी. हु सेटअप इंडस्ट्रीज, कहां से पैसा आता था. हु केम टू वर्क इन द मिल्स. अर्ली एंटरप्रेन्योर्स कौन थे, जो एंटरप्रेन्योर्स थे वो कौन थे. ये इंपॉर्टेंट है कि इंडस्ट्रीज को कौन सेटअप करता था. अर्ली एंटरप्रेन्योर्स. एंटरप्रेन्योर्स कौन होते हैं बेटे. आप आगे जाके कॉमर्स लेंगे आप, तो आप इस ये वर्ड को बहुत बार पढ़ेंगे. दैट इज बिजनेस. those who do business with profit motive and they are called entrepreneurs. आपके कई साल पहले 9th में ये सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ था, एंटरप्रेन्योरशिप. कुछ स्कूल्स में है, सब में नहीं है ये सब्जेक्ट. सो कमिंग बैक टू माय टॉपिक, इंडस्ट्रीज सेटअप हुई थी इन डिफरेंट रीजन्स बाय डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ पीपल. मतलब अलग अलग लोगों ने. अब जैसे टाटा है, टाटा ग्रुप जो है वो पारसीज का है. हिस्ट्री ऑफ मेनी बिजनेस ग्रुप गोज बैक टू ट्रेड विद चाइना. चाइना के साथ ट्रेड पहले से. देखिए चाइना में पहले ओपन ट्रेड था, बाद में चाइना में ट्रेड जो है वो आइसोलेट हो गया था. चाइना क्लोज्ड इकोनॉमी हो गया था. एंड चाइना माओ त्संग के बाद चाइना जो है वो फिर से ओपन इकोनॉमी हो गई थी. तो हिस्ट्री जो है वो मेनी बिजनेस ग्रुप्स की गोज बैक टू ट्रेड विद चाइना फ्रॉम लेट 18th सेंचुरी. आप पहले भी ये पढ़ चुके हैं. और अगर आपको याद हो, ओपीएम ट्रेड, ट्रायंगुलर ट्रेड आपने क्लास 9th की हिस्ट्री में पढ़ा था. तो चाइना के साथ कैसे चाइना कैसे ब्रिटिशर्स इंडिया में जबरदस्ती ओपीएम ग्रो करवाते थे. ओपीएम की जो ड्रग्स, ओपीएम ड्रग्स की बात कर रही हूं मैं. तो ओपीएम की आदत उन्होंने चाइनीज यंगस्टर्स पे डाल दी थी. वहां से वो टी लेते थे एक्सचेंज में, और वो टी एक्सपोर्ट करते थे यूरोप में. तो दिस वाज अ ट्रायंगुलर ट्रेड. तो उसी ट्रायंगुलर ट्रेड का आपको मैं उसी का रेफरेंस देते हुए आगे बात कर रही हूं मैं आपसे. दैट द ब्रिटिश इन इंडिया बिगैन एक्सपोर्टिंग ओपीएम टू चाइना एंड took tea from China to England. Many Indians became junior players in this trade. कैसे फाइनेंस करते थे, सप्लाई प्रोक्योर करते थे, शिपिंग कंसाइनमेंट करते थे, और इस ट्रेड से अर्न करके कई बिजनेसमैन जो हैं उनका इतना बड़ा एंटरप्रेन्योर हो गया, इतना बड़ा एंटरप्राइजेस हो गया, सॉरी, कि उनकी किस्मत बदल गई. ट्रेड चाइना ब्रिटिशर्स के साथ थे, वो एसोसिएट डायरेक्ट नहीं थे, ब्रिटिशर्स के साथ एसोसिएटेड थे. इन बंगाल, एक बार मैं आपको ये चाइना का जो ट्रेड है इसके बारे में मैं आपको एक बार ये ट्रायंगुलर ट्रेड, वैसे तो 9th क्लास की वीडियोस में मैं डालूंगी ये, बट इवन देन मैं आप लोगों को ये एक बार ये करके ये दिखा देती हूँ मैं. ये देखिए, ये अगर मैं ये कहूँ तो सॉरी, ये मैं आपको एक बार ये दिखा देती हूँ किस तरीके से चाइना के साथ इन्होंने ट्रेड जो है वो किया था ये. और उसको आपको समझा देती हूँ मैं कैसे किया था इन्होंने. ये देखिए, अगर मैं ये कहूँ यहाँ पे ये है इंडिया. दिस इज इंडिया. इंडिया के बाद यहाँ पे अगर मैं कहूँ चाइना, और इधर यूरोप. ये आपको थोड़ा सा रिवाइव हो जाएगा, ये मैं इसलिए आपको करके दिखा रही हूँ. और
यहां से अगर मैं इसको एनोटेट करूं आपके लिए और आपको ये समझाऊं मैं आपको, तो आपको ये समझ में आएगा कि यहां से इंडिया से ओपीएम जाता था चाइना, चाइना से ये ओपीएम इंडिया से जाता था, और चाइना से वो टी लेते थे, यूरोप में बेचते थे, और इधर से मनी आता था वो इंडिया में वापस आता था। इंडियंस के पास नहीं आता था, वो आता था ब्रिटिशर्स के पास आता था वो। एंड इन दिस वे ये चाइनीज ट्रेड जो है ये काफी ज्यादा ये स्टार्ट हो गया था। और ये एक बार मैं आपको ये भी लिख के दे देती हूँ मैं, सो दैट आप लोगों के लिए ये इजी हो जाएगा। आप देखिए यहां से जाता था चाइना से, एक बार मैं आपको ये लिख के दे देती हूँ, इंडिया से जाता था ये ओपीएम। और अगर आप लोगों को याद हो गया होगा तो आपको ये पता चल जाएगा, इंडिया से चाइना ओपीएम, चाइना से टी, और यूरोप से इंडिया वापस जो है वो प्रॉफिट्स आते थे, प्रॉफिट्स जो है वो वापस आते थे। एंड दिस इज द, ये आप देखिए दिस इज द ट्रेड। और इसको आप एक तरीके से चाइना का ये ओपी ट्रायंगुलर ट्रेड जो है हम इसको बोलते हैं, दिस इज द ट्रायंगुलर ट्रेड। तो मैनी इन बंगाल द्वारकानाथ टैगोर मेड दिस फॉर्च्यून in the China trade before he turned to industrial investment. द्वारकानाथ टैगोर ने ये बहुत बड़ा जो है ये अपनी जैसे कहते हैं ना किस्मत उन्होंने चमकाई उन्होंने। और 6 जॉइंट स्टॉक कंपनीज, मतलब चाइना के ट्रेड से ही उन्होंने ये 6 जॉइंट स्टॉक कंपनीज जो है वो स्टार्ट करी थी। टैगोर का जो एंटरप्राइज है sank along with those of the others in the wider business crisis, but late in the 19th century many of the China traders they became successful industrialists। मतलब जो चाइना के साथ ट्रेड करते थे वो बहुत सारे सक्सेसफुल इंडस्ट्रियलिस्ट बन गए। एंड जिसमें से ये जमशेदजी टाटा जिनका बहुत बड़ा एम्पायर था, सेठ हुकुमचंद, ये एक ये देखिए ये मैं आपके लिए अंडरलाइन कर देती हूँ, ये सारा ये वो बिजनेसमैन है जिन्होंने अपना बहुत बड़ा एम्पायर जो है वो सेटअप कर लिया था विद द हेल्प ऑफ चाइनीज ट्रेड। So did the father as well as the grandfather of famous industrialist G.D. Birla। ये 3 इंडस्ट्रियलिस्ट ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट थे, टाटा, जैन बिरलास एंड सेठ हुकुमचंद। ये बिजनेसमैन थे, इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं थे। कैपिटल बहुत सारी इकट्ठी हो गई थी इनकी थ्रू ट्रेड नेटवर्क। सम ऑफ दीज मर्चेंट्स फ्रॉम ट्रेड ट्रेडेड विद बर्मा वाइल अदर्स उनके मिडल ईस्ट के साथ में ट्रेड लिंक्स थे। मिडल ईस्ट एंड ईस्ट अफ्रीका के साथ उनका काफी अच्छे उनके ट्रेड लिंक्स थे उनके दोनों के साथ में इनके। देन कॉमर्शियल ग्रुप्स थे बट दे वर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन एक्सटर्नल ट्रेड। ये लोग एक्सटर्नल ट्रेड में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं थे, इंडिया में ऑपरेट करते थे, गुड्स एक जगह से दूसरी जगह कैरी करते थे, ट्रांसफर करते थे फंड्स बिटवीन सिटीज, फाइनेंस करते थे ट्रेडर्स को। व्हेन अपॉर्चुनिटीज ऑफ इन्वेस्टमेंट इन ट्रेडर्स ओपन अप, कई लोगों ने अपनी फैक्ट्रीज जो है वो स्टार्ट कर ली थी। कॉलोनियल कंट्रोल ओवर इंडियन ट्रेड, अब देखिए अभी तो ये फ्लरिश हो रहे हैं, लेकिन कॉलोनियल कंट्रोल इंडियन ट्रेड के ऊपर काफी ज्यादा टाइट हो गया। स्पेस, द स्पेस विद इन विच इंडियन मर्चेंट्स कुड फंक्शन, अब वो लिमिट हो गई। सब जगह ब्रिटिशर्स ने अपना कंट्रोल कर लिया। दे वर बार्ड फ्रॉम ट्रेडिंग, उनको दे वर बार्ड फ्रॉम ट्रेडिंग विद यूरोप इन मैन्युफैक्चर गुड्स, मतलब डायरेक्टली वो यूरोप के साथ नहीं ट्रेड कर सकते थे, चाहे वो रॉ कॉटन हो, ओपीएम हो, इंडिगो हो, हर चीज में ब्रिटिशर्स बीच में आते थे। और धीरे धीरे करके शिपिंग बिजनेस से भी इन लोगों को बाहर कर दिया इन्होंने। किसको? इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट को। टिल फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसी जो हैं उन्होंने ये लार्ज सेक्टर कंट्रोल कर लिया। 3 ऑफ द बिगेस्ट वंस वर बर्ड हेगलर्स, एंड्रयू योल, जैर्डिन स्किनर एंड कंपनी। और इंडियन फाइनेंसर जो हैं ये कैपिटल देते थे वाइल यूरोपियन एजेंसीज मेड ऑल इन्वेस्टमेंट एंड बिजनेस डिसीजंस। आप देखिए उस समय इंडियन फाइनेंसर, ये बात बहुत ध्यान देने की है, उस समय कोई नेशनलिज्म वाली फीलिंग कोई नहीं थी बच्चों, लोगों में ये नहीं था कि हम इन्हें फाइनेंस क्यों करें। प्रॉफिट मोटिव था मेन, कि अपना प्रॉफिट सब कमा रहे थे, बना रहे थे। यूरोपियन मर्चेंट इंडस्ट्रियलिस्ट के अपने चैम्बर्स थे,
जो इंडियन बिजनेसमैन दे वर नॉट अलाउड टू ज्वाइन। मतलब यूरोपियन मर्चेंट्स के, मर्चेंट इंडस्ट्रीज के अपने ही चैम्बर्स थे, चैम्बर ऑफ कॉमर्स। और चैम्बर ऑफ कॉमर्स का एक एग्जांपल है फिकी मंडी हाउस में। ऐसी इंडिया के भी इंडस्ट्रीज का बहुत बड़ा चैम्बर है, दैट इज वेरी पॉपुलर, फिकी कहते हैं उसको। नाउ वेयर डिड इंडियन द वर्कर्स आते कहां से थे? फैक्ट्रीज नीडेड वर्कर्स। विद द एक्सपेंशन ऑफ फैक्ट्रीज डिमांड वर्कर्स की इंक्रीज हो गई। बाय 1946 नंबर जो है वो इतना ज्यादा हो गया। और बार बार कह रही हूँ ये नंबर आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, जो मैंने हाईलाइट किया है बस वही करिएगा। इन मोस्ट इंडस्ट्रियल रीजन वर्कर्स जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट से आते थे। पीजेंट आर्टिजन्स जिनको कोई काम नहीं मिलता था वो इंडस्ट्रियल सेंटर्स में आ जाते थे अपना काम ढूंढने के लिए। they came to the industrial center not only Mumbai, कानपुर। आप देखिए ये कानपुर बहुत मेजर इंडस्ट्रियल सेंटर था। रतनगिरी महाराष्ट्र में है ये। ओवर 50% वर्कर जो हैं बॉम्बे कॉटन इंडस्ट्रीज के वो रतनगिरी से आते थे वो। एंड देन मोस्ट ऑफ देयर टेक्सटाइल जो हैंड्स हैं फ्रॉम द विलेजेस विद इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ कानपुर। मिल वर्कर्स मूव करते थे बिटवीन विलेज एंड द सिटी एंड रिटर्निंग टू देयर विलेज होम्स ड्यूरिंग हार्वेस्ट एंड फेस्टिवल्स। ओवर टाइम जैसे ये एम्प्लॉयमेंट की न्यूज स्प्रेड हुई, वर्कर्स ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेस बेचारे इस होप में कि उन्हें काम मिल जाए। यूनाइटेड प्रोविंसेस फॉर इंस्टेंस, यूनाइटेड प्रोविंसेस दे वेंट टू वर्क इन द टेक्सटाइल मिल्स ऑफ बॉम्बे एंड इन जूट मिल्स ऑफ कैलकाटा। तो बेचारे वर्कर्स जो हैं वो काम ढूंढने के लिए आते थे। मतलब यूनाइटेड प्रोविंसेस से वो कैलकाटा चले जाते थे जहां पे जूट मिल्स थी। इस तरीके से जगह जगह वो लोग जाते थे। गेटिंग जॉब वॉज वेरी वेरी डिफिकल्ट। दिस इज अ रियल फोटोग्राफ और ये जॉबर है, मतलब जो जैसे आप कहते हैं ना एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस होती हैं जो नौकरी दिलवाते हैं, इनकी पोजीशन बड़ी अच्छी हो गई थी। गेटिंग जॉब वॉज ऑलवेज डिफिकल्ट एंड इवन व्हेन मिल्स मल्टीप्लाइड एंड द डिमांड इंक्रीज हो गई वर्कर्स की, नंबर सीकिंग वर्क वर ऑलवेज मोर देन द जॉब्स अवेलेबल। क्या मतलब है इसका? अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम थी उस समय भी, जॉब मिलना मुश्किल था। जब मिल्स मल्टीप्लाई हो गए, डिमांड वर्कर्स की इंक्रीज हो गई, नंबर जो है वो हमेशा जॉब करने वालों के, ढूंढने वालों के ज्यादा होते थे एज कंपेयर टू जॉब्स अवेलेबल। एंड एंट्री इनटू द मिल्स वाज आल्सो रिस्ट्रिक्टेड। इंडस्ट्रियलिस्ट यूजुअली एम्प्लॉयड अ जॉबर जो रिक्रूट करता था। इंडस्ट्रियलिस्ट को अपने आप ये सिरदर्दी नहीं लेनी होती थी, वो जॉबर एक अपॉइंट कर लेते थे। और जॉबर ज्यादातर कौन होता था? एक पुराना ट्रस्टेड आदमी होता था इंडस्ट्रियलिस्ट का, गांव से लोग लेकर आता था, एंश्योर करता था उन्हें जॉब मिले, उनको सिटी में ठहराता था, उनको पैसे देता था। कई बार क्राइसिस में जॉबर एक पर्सन बन गया था जिसके पास बहुत ज्यादा अथॉरिटी थी। तो आप इसका हेडिंग बच्चों अपने पास लिख सकते हो, शॉर्ट नोट ऑन जॉबर। नंबर ऑफ फैक्ट्री वर्कर्स इंक्रीज हो गए। सो आप देखेंगे आगे कि स्मॉल प्रपोर्शन जो है, नंबर ऑफ फैक्ट्री वर्कर्स इंक्रीज एंड दे वर अ स्मॉल प्रपोर्शन ऑफ द टोटल इंडस्ट्रियल फोर्स। सो ये देखिए स्पिनर्स इन अहमदाबाद, अहमदाबाद की मिल में, ये रियल फोटोग्राफ है। ये देखिए ये कैसे लेडीज जो हैं वो साड़ी वगैरह पहन के काम कर रही हैं। यूरोपियन एक एक चैप्टर में आप जो यूरोप में भी जो सिस्टम है उसके बारे में भी आप पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये पार्ट टॉपिक सब टॉपिक 4 समझ में आ गया होगा। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोज हु हैव सब्सक्राइब्ड, आई एम थैंकफुल टू देम। एंड व्यू करिए एंड गिव योर ओपिनियन रिगार्डिंग दैट। कमेंट बॉक्स में कुछ अच्छा सा कमेंट करिएगा। प्लीज help me to grow on YouTube. Thank you, students. Happy Diwali to you and all. Thank you, Bate.